मेरा नाम अफरीन खान है। मेरी उम्र 20 साल है और मेरा ताल्लुक पेशावर के इलाके नवांचली से है। और मैं पश्तून हूँ। मेरे 3 बहन भाई थे, 2 भाई और मैं उनकी इकलौती और लाडली बहन थी। खाता पीता खुशहाल घराना था हमारा। ये उन दिनों की बात है जब मैं 19 बरस की हुई थी। पढ़ाई की तरफ खास रुझान न था, एफए कर चुकी थी और मैं घर में ही रहती थी। हमारा घर काफी बड़ा और 2 मंजिल था। अपर का पोर्शन खासा वसी और बड़ा था। उन दिनों अबू के दोस्त ने अबू से कहा कि उनका भांजे को शहर में नौकरी करना चाहता है। कोई ठिकाना नहीं है, कोई इंतजाम करवा सकें तो करवा दें। तो अबू ने कहा, कैसी बात करते हो तुम, इसे मेरे घर भिजवा दो, ऊपर का पोर्शन वैसे ही खाली पड़ा है। बच्चा जब तक चाहे रह ले, जमानत की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा भांजा मेरा भी भांजा है। और कुछ दिन बाद वो हमारे घर रहने को आ गया। वो गरीब घर का था, घर में कोई न था, बस एक बीमार वालिद थे जो अस्पताल में थे। इसकी इलाज के लिए अपना घर बेच देने के बाद अब वो खाली हाथ रह गया था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई को दूसरे साल में है, पढ़ाई को छोड़कर नौकरी की तलाश में निकल पड़ा था। घर जो बेचा था उसके कुछ ही रकम बाकी रह गई थी अस्पताल के बिल भरते भरते। हालांकि वो यूनिवर्सिटी में हमेशा हाईएस्ट मार्क्स लेता रहा था। खैर, जब इसे पहली बार देखा सादा लिबास में था, साथ एक बेग कम गो तबत का सांवला सा, वो ऊंचे कद काते का जवान था। इसकी आंखें बहुत परकशिश थीं, किसी से ज्यादा बात न करता, काम से काम रखता, बेहद ज़हीन साबित हुआ था। रोज सुबह नौकरी की तलाश में निकल जाता और शाम को नाकामी लिए वापस लौटता था। मगर आज तक हम में से किसी ने इसके चेहरे पर मायूसी न देखी थी। उसका हौसला बुलंद था, हर शाम वालिद से मिलने अस्पताल जाया करता था। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल मामूली था, मगर आहिस्ता आहिस्ता किया हुआ इसकी खूबियों को देखने जाने के बाद मेरा दिल भी इसकी तरफ माइल होने लगा। अम्मा को भी वो बहुत अच्छा लगता, बल्कि यूं कहना गलत न था कि कुछ ही माह में इसने अपनी सुनहरी आदत की बदौलत हमारे घर के हर फर्द का दिल जीत लिया था। अम्मा की इतनी इज्जत करता, वो इसे भी भाइयों की तरह रखने लगी। घर में एक अजनबी से बेटे की जगह पाली थी। वो भी घर का एक काबिल एतमाद फर्द बन चुका था। अब तो इसकी मेरी बातचीत भी हो जाया करती, कभी चाय की फरमाइश भी कर डालता, इसकी भी मुझसे बनने लगी। कहता था, अफरीन, मेरे घर का नाम, तुम्हारा मिजाज बहुत अच्छा है, तुमसे खिलकर हर बात कर लेता हूँ, वरना मैं जल्दी किसी को दिल के करीब नहीं करता। ये सुनती तो दिल बाग बाग हो जाता है और खुशी का एक खास निखार उन दिनों मेरे चेहरे पर रहने लगा। जल्द ही इसको किसी कंपनी में अच्छी मुलाजमत भी मिल गई। साहिल नाम था इसका। वो मेरी जिंदगी का पहला ख्वाब था। अम्मा के लिए हमेशा तोहफे लेकर आता था, अबू को भी किसी चीज की जरूरत हो ला दिया करता। वो भी हम लोगों से बहुत मानूस हो चुका था। रोज सुबह जाने से पहले अम्मा से सर पर हाथ फिरवा के जाता था। जिस दिन ऐसा ना हो अम्मा को भी चैन न आना था, जिसका हमें अंदाजा न हुआ कि वो तन्हा लड़का जिंदगी की मुश्किलों से लड़ता हुआ हमारे घर में तहफ़्फ़ुज़ ढूंढ लेगा, यहाँ अपने सगे रिश्ते ढूंढ लेगा। वालिद साहिब और भाई ने इसके वालिद के इलाज का खर्चा काफ़ी दफ़ा उठाना चाहा, मगर इस खुददार ने कभी कबूल न किया। मैं नहीं जानती वो इतनी टेंशन अकेला कैसे झेलता था, और फिर मुस्कुराता भी नजर आता। इसके मुस्कुराने पर बहुत प्यारे डिम्पल इसके गालों में पड़ते और आंखें चमक उठती, जो उसके अंदर की सच्ची को साफ दिखाती थी। मुझे अच्छा लगने लगा था। वो एक दिन अपने कपड़े जब वो अलमारी में लगा रहा था, तब इसकी अलमारी से एक डिब्बी गिरी। इसने फौरन उठा ली। वो अंगूठी की डिब्बी थी। मुझे तजस्सुस हुआ, मैंने पूछा था, ये क्या है? तब वो बोला, किसी खास के लिए ले रखी है। मेरे अंदर कुछ क्षण से टूटा था। कौन है वो? क्या तुम किसी को पसंद करते हो? तब इसने मुस्करा कर कहा, हाँ, न सिर्फ मैं बल्कि हम दोनों। मैं तजस्सुस में रह गई, पिल भर में सब चूर हुआ। वहां से निकल अपने कमरे में आ गई और खूब रोई, रू आंखें सजा ले बुखार में। तब गई, कमरे से बाहर ही ना निकली। अगले दिन जब अम्मा मेरी दवा और यखनी लिए कमरे में आई और दवा खुलाने के बाद मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हें साहिल कैसा लगता है? उनके सवाल पर मैं चौंक गई, कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो बोल पड़ी, तुम्हारा हाथ मांगा है इसने। मुझे यकीन ही न आ रहा था। पिल भर में मुझे जहां मिल गया, चेहरे पर लाली आ गई और नजर झक गई। अम्मा मुस्करा दी। इसके बाद हमारी मंगी हो गई। वो दिन बहुत खूबसूरत थे जब हम दोनों पार्क में खड़े घंटों बातें किया करते थे।
जब हम दोनों घास पर बैठे साथ में चाय पीते और उड़ते परिंदे फिजा में फैली फूलों भीनी सी की महक जो बिल्कुल हमारे इस नए बनते रिश्ते की महक की तरह थी और खिली हुआ को महसूस करते थे। कब इजहार मोहब्बत हुआ ये भी पता न चला। हम दोनों एक दूसरे के दिल के सबसे करीब हो चुकी थी। जिंदगी अच्छी चल रही थी। फिर एक दिन अबू के बचपन के अजीज दोस्त के इंतकाल की खबर आई जो गांव में रहते थे। हम सब गांव के लिए रवाना हो गए। 2 दिन रहे, फिर अगले दिन वापसी थी कि खाला शाहीन जो कि अम्मा की जाने वाली और वहीं गांव की रहने वाली थी और गांव के चौधरी के घर मुलाजमे थी, इसने अम्मा से कहा कि चौधरानी साहिबा की नज़र अपनी आफरीन पर पड़ी थी और उनका तो दिल आ गया हमारी आफरीन पर। अब की बेटे से रिश्ता करना चाहती हैं। मुझसे कहा है कि सवाल कर कर बताऊं। अम्मा ने हैरत और गुस्से से कहा, तुमने बताया नहीं? आफरीन की बात पक्की हो चुकी है। बताने को मुंह खिलने लगा था मगर मैं चुप हो रही। बाजी कैसी बातें कर रही, तुम्हारे हाथ खजाना लग रहा है और तुम हो कि मंगनी ही हुई है, निकाह नहीं हुआ, खत्म कर दो। जानती हो जिस बेटे के लिए हाथ मांग रही हैं सबसे खरा सुना है। अरे चौधरी है, अपने गांव का, एक बार शादी हुई थी उसकी मगर दूसरे बच्चे पर बीवी मर गई, तब से अकेला है। पहले तो अम्मा ने गुस्सा किया मगर लालच शायद उनके दिल में भी पैदा हुई। उनको लगा दौलत से अपनी बेटी की खुशी खरीद लेंगी। उनको लगा जितने दौलतमंद घर में जाऊंगी इतनी खुश रहूंगी, मगर ऐसा न था। मेरी जिंदगी साहिल से जड़ चुकी थी और मेरी खुशी भी, जिसको किसी ने ना समझा। वालिद और भाई भी बड़ी आसानी से इस रिश्ते के लिए राजी हो गए जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद न थी। और वही मेरी बात गांव के चौधरी जो 2 बच्चों का बाप भी था इससे पक्की कर दी और शहर आ गए। घन आ रही थी मुझे अपने हर रिश्ते से। सोचती थी कि साहिल जिसने हमें कभी गैर ना जाना के साथ मेरे वालिदैन ने किया इसके खुलूस का ये कैसा सिला दिया। वो तो अम्मा को मां मानता था और एक मां ने किया। साहिल ने मुझ में तब्दीली वाजे महसूस की तो पूछ लिया और मैंने भी रोते रोते इसे सब सच बता दिया। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया मगर इस वक्त कोई रद्द अमल ना दिया। गुस्से में कोई कदम ना उठाना चाहता था। रात का खाना लग रहा था जब वो घर में दाखिल हुआ। आंखें सुर्ख थीं, शायद रुके आया था। खामोशी और अदब से अबू के मुकाबिल बैठा और सच पूछा। अबू अम्मा इससे शर्मंदे से थे, नजर चरा रहे थे मगर इसे धोखे में ना रखा और सच बता दिया। वो चुप ही रहा। फिर बोला, आप लोग अगर चाहते हैं आपकी बेटी की शादी दौलतमंद से हो तो मुझे बस कुछ वक्त दे दे। मैं वादा करता हूँ दौलत कमा लूंगा, मुझ पर यकीन करें। अम्मा अबू मगर ताल माटूल से काम लेते रहे। समझदार था, समझ गया, अपनी आहंत ज्यादा से ना सका। वो समझ गया था अब उनका फैसला नहीं बदलेगा। मैं पर्दे के पीछे से खड़ी सब सुनती रही और आंसू बहती रही। वो उठकर जाने लगा तो रुक कर मेरी तरफ नम आंखों से देखा। इसकी आंखों में आज जो दर्द था वो देखकर मैं लरज गई थी और वो घर से चला गया। इस रात बहुत रोई। शादी की तारीख रख दी गई थी। दिन तेजी से गुजरे और मेरी शादी भी आ गई। मेरी मेहंदी का फंक्शन जारी था। हर तरफ चहल पहल, रौनक थी मगर दिल का शहर वीरान था। मैं बस गुमसम बैठी थी। तुल साहिल की एक झलक देखने को तरस रहा था और ये हुआ कि वो अपना बाकी का बचा सामान उठाने जब आज घर आया तो यकीन इस पर तूफान गिर पड़ा। घर की सजावट और मुझे दुल्हन बने देख हक्का बुअलिफ रह गया। शायद इसने उन सब की इतनी जल्दी तो काना की थी। उसके अंदर का इस्तिराब इसके चेहरे पर छलकने लगा। हमारी नजर मिली, ऐसा खौफनाक शोर बरपा हुआ, हमारे उन ख्वाबों के टूटने का शोर जो हमें साथ देखे थे मगर उसको हम दोनों के सवा वहां कोई ना सुन पाया। इसकी आंखों में नमी तीर गई, तेजी से सीले चढ़कर ऊपर गया। इसे देखकर अम्मा अबू के चेहरों पर भी अजब बेचैनी और नदामत साफ जाहिर थी। वो कुछ ही देर में अपना सामान समेटे नीचे आया और बाहर को चल दिया। इसने एक आखिरी बार रुक कर पीछे देखा। मुझे ऐसे देखा जैसे आखिरी बार जी भर के देखना चाहता था। फिर जाते जाते अपना सर अम्मा के सामने झुका दिया। अम्मा सटपटा सी गई थी। इतना कुछ हो जाने के बाद वो शायद आज इसकी तोक़ा ना रखती थी। अम्मा जो शायद पहले ही अंदर अंदर से खुद को कोस रही थी, से ना सकी और रो पड़ी और उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा जिस पर वो मुस्करा गया। मेरी दुआ है आफरीन बहुत खुश रहे, अल्लाह इसे कोई गम ना दे। और तेजी से कदम उठाता चला गया। इसके बाद अम्मा ने मेरे किसी भी फंक्शन में ढंग से शिरकत ना की, बस रोती ही रहे। मगर अब क्या हो सकता था।
वक्त रुखसत मैंने अपने किसी रिश्ते को भी मुआफ न किया और अपने शौहर के घर आ गई। मैं गांव आ चुकी थी। शौहर उम्र में 11 बरस बड़ा था। एक नज़र भी उसके चेहरे की तरफ न देखा था। तन्हाई में जब वो मेरे रूबरू आकर बैठे सलाम किया और दोनों हाथों में हीरे के कंगन पहना दिए, उनका मुझे छूना सख्त जहर लगा। इसी वक्त कंगन हाथ से निकाले और साइड टेबल पर पटक दिए। वासिफ कुछ ना बोले, बस मुझे देखते रह गए। मुझे उनकी नज़र अपने चेहरे पर सख्त नागवार गुजर रही थी। दूसरी तरफ मुंह किया और लेट गई। वो कुछ ना बोले, बत्ती बुझाकर मेरे बराबर में लेट गए। सुबह उठी और भारी बेशकीमत लिबास तब्दील किया और उसके बाद कमरे में आई। पहली बार वासिफ का चेहरा देखा। वो एक भरपूर जवान मर्द थे, घनी दाढ़ी, मूंछें, अच्छे नक्श और बारोग शख्सियत के, मगर मुझे वो चेहरा इस पिल एक टुक ना भाया। नफरत से चेहरा फेर लिया। पूरा हफ्ता मैं बस कमरे के अंदर ही रही। मैं अंदर से बहुत उदास थी। मेरी उदासी मेरी ज़ात पर हावी हो रही थी। दुनिया की हर चीज़ से नफरत महसूस होती। कोई मुस्कुराता तो मुझे जहर लगता था। सास अच्छी औरत थीं, समझदार और मोहब्बत करने वाली। उन्होंने एक दो दफ़ मुझे बाहर आने को कहा। मुझे मेरा मकाम समझाना चाहती थी, मगर मैं तो जिंदा लाश थी। मुझे किसी चीज़ से कोई सरोकार न था। उन्होंने भी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। मेरे ससुर का बस एक ही बेटा था, वासिफ। उनके छोटे भाई मेरे चचा ससुर के 3 बेटे थे, सभी शादीशुदा थे। वासिफ के 2 बेटे थे, एक 9 और दूसरा 7 बरस का। वो अपनी दादी से बहुत मानूस थे। वासिफ को अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। वो भी बाबा बाबा किए नाते होती। उनकी दुनिया उनके बाबा ही थे, माँ तो थी नहीं। और मैं जब बीवी ना बन सकी तो माँ कैसे बन जाती। मैं हवेली की सबसे बड़ी बहू थी। जो जगह मेरी थी, तीनों देवरानियों का ख्वाब थी। हर जगह वासिफ का दबदबा था। उन्हीं की चलती, उन्हीं की मानी, उन्हीं की सुनी जाती थी। जमीन का 90% हिस्सा उन्हीं का था, मगर उन्होंने भाइयों को सर आंखों पर रखा। वो भी दिल से फिदा थे बड़े भाई पर। वासिफ और मेरे बीच कई दिन कोई खास बात ना हुई। मैं बात करना ना चाहती थी और उनको शायद समझ ना आता था कि मुझसे क्या बात करे। एक दो दफ़ कोशिश की थी मुझसे बात करने की, मगर मैंने बेरुखी दिखाई तो खामोश हो गए। आज भी बड़े दिनों बाद उन्होंने मुझसे बात करने की हिम्मत की। आफरीन, मैं नहीं जानता आपके दिल में क्या है, मगर अगर आप कहना चाहो तो खिलकर अपने दिल का हर दुख मेरे हवाले कर सकती हो, क्योंकि आप मेरी जिम्मेदारी हो। मुझे ना नफरत है उन फालतू की हमदर्दियों से। इस दुनिया का कोई रिश्ता सच्चा नहीं और आर्जी है, तो बेहतर यही है इंसान खुद से खद तक महदूद हो जाए। वो बस देखते रह जाते और खामोश हो जाते मेरी बातों के आगे। मुझे इससे, इसकी जिंदगी और उसके घर से कोई दिलचस्पी न थी। मैं नफरत करती थी अपने शौहर से और उसकी दौलत, इसकी शान शौकत से। वक्त तेजी से गुजरता रहा। 2 माह बीत गए। मैंने वासिफ को जली कट्टी सुनाने में कहीं कोई कसर न छोड़ी थी। मैं हैरान थी कि वो कभी रद्द अमल ना करते थे। आखिर उनको कभी भी गुस्सा आता ही न था। कभी हंस देते, कभी मजाक में टाल देते। एक दिन उनके किसी जानने वाले की शादी थी। खास इंतजाम हो रहा था जाने का। मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी बेदिल्ली से तैयार हो रही थी। क्या बात है, हमारी बेगम तो आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। वो मेरे पीछे खड़े इने में मुझे देखते बोले। मैं खामोशी से गर्दन झुका किसी दासी की तरह बैठी थी। वो आकर मेरे सामने घुटनों पर बैठ गए। वो बादशाह खुद दासी के कदमों में आ बैठा। उन्हें नरमी से मेरे हाथ अपने हाथों में लिए। क्या बात है बेगम, क्यों उदास रहती हो? बहुत प्यारी हो तुम, तुम्हें सिर्फ मुस्कुराने का हक है, उदासी तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे होते हुए तो ये बिल्कुल आपके पास भी नहीं आ सकती। बोलो किस चीज की तलब है, कौन सी कमी सताती है? मैं हर कमी को पूरा करूंगा। अब शायद जानती नहीं, अपने शौहर के रुतबे को दुनिया आपके कदमों में डाल सकता हूँ। अब वो गहरी मुस्कुराहट के साथ बोले। मेरे तन बदन ने आग लग गई। अपने हाथ झटके से उनकी गिरफ्त से छुड़ाती उठ खड़ी हुई। सही कहा अपने, मुझसे से ज्यादा इस रुतबे को कौन जान सकता है। जानती हो मैं, आप अपने रुतबे के गुरूर में कुछ भी खरीद सकते हैं। किसी की जिंदगी, उसके ख्वाब, उसकी खुशियां जीने, खुश रहने का हक, सब कुछ जीने और ख्वाब देखने का हक अब जैसे दौलतमंद ताकतवर को ही है, किसी गरीब को नहीं। तो पलजिज ये झूठी धौंस इंदे मेरे उगे मत जमाना। डरते होंगे लोग अब से, मगर मैं नहीं डरती, क्योंकि मुझे अब कुछ भी खो जाने का डर नहीं है, अपनी जान का भी नहीं। मैं जहर उगलती रही। वो बात सीने पर बांधे हंसते हुए खामोशी से मेरी बातें सुनते रहे।
और मैं कमरे से निकल गई तो वो भी आ गए। लोग उनके अदब में उठते जाते थे और उनकी बीवी होने के सबब साथ साथ मेरे भी। एक गाड़ी में मैं और वासिफ थे, 2 गाड़ियां साथ बॉडीगार्ड्स की थी। मुझे लगा था वस्फ के किसी अजीज दोस्त किसी जाने वाले की शादी होगी जो उन्होंने वक्त निकाला, वरना उनके पास वक्त ज्यादा ना होता था। मगर मुझे हैरत ये जान के हुई वो शादी वासिफ की हवेली पर काम करने वाले ड्राइवर के बेटे की थी। वासिफ बहुत अदब के साथ इस बुजुर्ग से मिले। लोग वहां उनके कद मोहे में बिछे जा रहे थे। चौधरी साहिब करते जुबान न तेव रही थी, मगर वो तो बेहद आजिज थे। वहां उनके लिए खाने की खास मेज थी जिसको छोड़ उन्होंने तमाम मामूली लोगों के साथ खाना खाया था। हर एक के मुंह पर हमेशा बस चौधरी साहिब की तारीफ ही रहती। हर एक की जुबान पर चौधरी साहिब के लिए दुआ रहती। उनकी सखावत, उनके सख्त इंसाफ के किस्से रहते गुजरते वक्त के साथ। ये सब मैंने अपनी आंखों से भी देखा। जहां हुकूमती अदालतें इंसाफ ना दे पाती थीं, वहां वो मसले जब वासिफ के हवाले होते वो बेहतरीन इंसाफ करते। गरीब को सर पर बिठाते, औरतों को मां का दर्जा देते, हजारों यतीमों की उफालत और तालीम का खर्चा उठा रखा था। मेरी हर बदतमीजी का जवाब कभी गुस्से से ना दिया। उनकी पहली शादी पसंद की थी। ये बात मुझे उनकी वालिदा ने बताई तो जाने क्यों जलन महसूस हुई। वो जब बता रही थीं कि वासिफ बहुत मोहब्बत करता था, इससे सर आंखों पर रखता और उसके जाने के सदमे में घर दोबारा आबाद न किया। कहती इसने लफ्जों से कभी दुख जाहिर न किया, चट्टान की तरह मजबूत है बेटा मेरा, मगर मैं माँ हूँ बन कहे इसका हाल जानती हूँ। आजकल बहुत बीमार रहने लगी हूँ, अपनी जिंदगी का वास्ता देकर इसे शादी के लिए राजी किया है। ये जानकर निदामत का एहसास हुआ। मेरे दिल में भी उनके लिए इज्जत पैदा होने लगी, मगर साहिल की बर्बादी भूलती न थी। एक दिन घर वाले मुझसे मिलने आए, मेरे शौहर समेत ससुराल वालों ने बहुत इज्जत दी उनको। मैं मगर अब भी नाराज थी। वालिदा से पता चला साहिल जिस दिन घर आया था मेरी मेहंदी की रात, इसके वालिद का इंतकाल हो गया था। मेरा दिल खून के आंसू रू पड़ा, मगर वो हिम्मत वाला था, इसने हिम्मत न छोड़ी, जिंदगी की नई शुरुआत कर ली। बहुत अच्छी लड़की से शादी की और आबाद है। ये सुनकर जहां मुझे अफसोस होना चाहिए था, मुझे अफसोस न हुआ, बल्कि ऐसा लगा मैं आज एक भारी बोझ से आज़ाद हो गई। मुझे लगा मुझे अपने शौहर की खिलकर इज्जत करने और कदर करने का हक मिल गया है। मैं दुखी न हुई, बल्कि सच्चे दिल से साहिल के लिए किश थी। लगता है अल्लाह मुझ पर मेहरबान था। हफ्ते बाद मुझे पता चला मैं उम्मीद से हूँ। वो मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ था। साहिल अपनी जिंदगी में खुश था, ये जानकर अब मैं भी अपनी जिंदगी में बसना चाहती थी। जो ही रह मेरे मुकद्दर में था उसकी कदर करना चाहती थी। मैं बहुत खुश थी। वासिफ जमीनों से दोपहर में लूटे। वो मामूल के मुताबिक सोफे पर आ बैठे तो अपने हाथों से पानी पेश किया। मुझे हैरान होकर देखा और पानी ले लिया। आज क्या बात है, खैर तो है ना सब? वो सब आदत मुस्करा कर बोले। मुझसे रहा ना गया, उनके सीने लग गई, फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने रोने दिया और मोहब्बत से सीने लगा लिया। ऐसा सुकून पा लिया मैंने कि जिसका दुनिया में कोई नम लब दिल ना था। वो भी बहुत खुश थे। मेरे माजी के बारे में उनको बताने लगी। उन्होंने नरमी से मना कर दिया और कहा ना मुझे कुछ सुनना है और ना तुम्हें कुछ याद रखना है। घंटों उनके सीने से लिपटी रही। हम दोनों पूरी दोपहर लेटे बातें करते रहे। यूं लगा ये रिश्ता असल रिश्ता है जो अभी नया नहीं बल्कि सदियों से इस शख्स के साथ कायम है। वो एहसास ही अलग था। उनको खुशखबरी सुनाना चाहती थी, मगर सोचा अभी ऐसे नहीं, शाम में खास सरप्राइज के साथ दूंगी। उनके जाने का वक्त हो गया था। उठ बैठे, जाने की तैयारी करने लगे। ना जाने क्यों मेरा दिल बेहद उदास होने लगा था, जैसे वो मुझसे बहुत दूर जा रहे हों। ख्याल झटकती रही। वो जाने लगे, जल्दी आ जाइएगा। उनका हाथ थाम उदास दिल से इतना ही कह सकी। उन्होंने गिले से लगा और पेशानी पर बोसे दे चले गए। मैं आतिका हूँ और मेरी उम्र इस वक्त 17 बरस थी। एक ऐसी उम्र जब दिल पहली बार दुनिया की रंगीनियों को महसूस करता है, ख्वाब आंखों में रक्स करते हैं और हर नज़र में एक नई दास्तान छुपी होती है। अल्लाह ने मुझे फितरी हुस्न से नवाजा था। मेरा कद दरमियाना था, लेकिन मेरी कामत में वो दिल फरेबी थी कि देखने वाला पलक झपकाना भूल जाता।
मेरी आंखें इतनी बड़ी, गहरी और पुरकशिश थीं कि जैसे उनमें कायनात के सारे रंग सिमट आए हों, और मेरे गाल भरे भरे शफक की तरह सुर्ख रहते थे। मेरी सहेली का नाम ज़हरा था, जो मुझसे 1 साल बड़ी यानी 18 बरस की थी, और उसकी हाल ही में शादी हुई थी, जिसके बायस वो जिंदगी के उन तजर्बात से गुजर चुकी थी जिनसे मैं अभी नावाकिफ थी। ज़हरा मेरी बहुत करीबी राजदार थी, और हम दोनों अपनी हर बात, अपने दिल के हर गोशे को एक दूसरे के सामने खोल कर रख देती थीं। एक रोज़ ज़हरा अपने मोबाइल में एक ऐसी वीडियो लेकर आई जो हमारे लिए बिल्कुल नई दुनिया का दरवाज़ा खोलने वाली थी। उसने वो वीडियो मुझे दिखाई और मैं जैसे सख्ता में आ गई। मेरी सांसें तेज़ हो गईं, मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी और लगन पैदा होने लगी, एक ऐसी प्यास जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। और अब मेरी मासूमियत और शर्मो हया की दीवारें जैसे टूट रही थीं, और मेरे दिल में भी वही ख्वाहिश जाग उठी जो अब ज़हरा की शादीशुदा जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। मेरे पड़ोस में एक नौजवान रहता था जिसका नाम आरिस था। उसकी उम्र 22 बरस थी, और उसकी वजाहत और शानदार शख्सियत का शहरा दूर दूर तक था। वो इतना खूबसूरत था कि इलाके की कई लड़कियां उस पर फिदा थीं, मगर वो सबसे दूर रहता था, अपने उसूलों और संजीदगी के दायरे में कैद। चूंकि वो ना सिर्फ हमारा पड़ोसी था बल्कि दूर का रिश्तेदार भी, इसलिए मेरा उसके घर आना जाना लगा रहता था। वो घर मेरे लिए एक पुराने और मानूस माहौल की तरह था, जहाँ कोई रोक टोक नहीं थी। एक दोपहर जब अम्मी ने खास तौर पर मज़ेदार बिरयानी तैयार की, तो उन्होंने मुझे आरिस के घर पहुँचाने को कहा। मैं 2 प्लेटों में बिरयानी लिए उसके घर पहुँची। दिल में एक अजीब सा एहसास, एक हैजान अंगेज कैफियत थी जो इस नए जज्बे के साथ जुड़ी हुई थी जो हाल ही में मेरे अंदर बेदार हुआ था। मैंने दरवाजे पर हल्का सा दस्तक दिया और अंदर जाकर सलाम किया, तो आरिस मोबाइल में मसरूफ था, और सलाम का जवाब देते हुए भी उसकी निगाहें फ़ोन से नहीं हटीं। मैंने हल्के से पूछा कि क्या घर में कोई और है, तो उसने सर्द महरी से कहा कि नहीं, वो अकेला है। और मैंने इसी लम्हे को गनीमत जाना। अपने दिल में लिपटे हुए इरादों को अमली जामा पहनाने का ये बेहतरीन मौका था। मैंने प्लेटें मेज़ पर रखीं और कहा कि ये मैं ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरी इस बात पर वो हैरान हुआ। उसने अपनी गहरी ज़हीन निगाहों से मेरी तरफ देखा और पूछा कि मेरे लिए या घर वालों के लिए, और मैंने जवाब दिया कि सिर्फ तुम्हारे लिए। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, और मैं मौका पाकर उसके करीब ही बैठ गई और उसे कहा कि ज़रा चख कर बताओ कैसी बनी है, मैंने अपने हाथों से बनाई है। मैं जानती थी कि ये आधा सच है, मगर इस लम्हे में ये ज़रूरी था। आरिस ने कहा कि आतिका, तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि मुझे कितनी शदीद भूख लगी थी, तुम बिल्कुल वक्त पर आई हो। और ये कहकर उसने खुश दिली से प्लेटें मुझसे ले लीं और बिरयानी खाने लगा, और कहा कि वाकई आतिका, तुम्हारे हाथ में कितना जायका है, बहुत शानदार बनाई है तुमने। मैंने एक गहरी शरारती नज़र उस पर डाली और आहिस्ता से कहा कि जायका तो मेरी हर चीज़ में है, बस खाने वाले बनो। मेरा ये जुमला सुनकर वो उलझन और हैरानी के मिले जुले तासुरात के साथ मेरी तरफ देखने लगा और पूछा कि क्या मतलब है तुम्हारा। और मैं उसके सवाल पर बेख्तियार मुस्कुरा दी और कहा कि कोई ख़ास मतलब नहीं, तुम बस इत्मीनान से बिरयानी खाओ। इसी लम्हे में मैंने बड़ी नज़ाकत से अपने सीने पर से दुपट्टा हटाया और थोड़ा सा झुककर उसका मोबाइल देखने का बहाना किया, ताकि वो मेरे हुस्न को खुली आंखों से देख सके, क्योंकि मेरे वजूद का वो हिस्सा जो अब तक मुकम्मल तौर पर पर्दे में रहता था, इस कदर दिलकश और पुरकशिश था कि कोई भी मर्द देखता तो बेखुद हो जाता। मैंने महसूस किया कि आरिस भी अब बिरयानी से ज्यादा मेरी तरफ मुतवज्जे हो चुका था। उसकी निगाहों की गर्मी मेरे जिस्म पर पड़ रही थी, और मैं जानबूझकर बहाने बहाने से हिलती डुलती रही और झुक झुक कर उसे मुकम्मल नज़ारा करवाती रही, ताकि उसके अंदर का वो जज्बा जो अभी तक दबा हुआ था अब आज़ाद हो जाए। मेरी ये चाल कामयाब रही। मैंने देखा कि उसकी तवज्जो बिरयानी से हटकर मुझ पर मरकूज हो गई थी, और उसकी आंखों में वो चमक आ गई थी जो उसकी नीयत में आने वाली तब्दीली का वाज़े इशारा था। थोड़ी देर बाद जब उसे शिद्दत से प्यास महसूस हुई, तो मैंने खुद ही पानी लाने को कहा।
وہ بے چینی سے بولا کہ ہاں پانی لے آؤ، اور میں فوراً باورچی خانے میں گئی اور ٹھنڈا پانی کا گلاس لے کر اس کے پاس آئی۔ جب وہ پانی پی چکا تو میں اس کے بالکل قریب جا کر بیٹھ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے بڑی نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور پوچھا کہ بریانی کیسی لگی، تو اس نے ایک گہری سانس لی اور اس کا ہاتھ میرے جسم کے اس حصے کی طرف بڑھا جس کی طرف میں اسے بار بار متوجہ کر رہی تھی، اور کہا کہ بریانی تو اچھی ہے، مگر میں اب یہ ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں جو تم کہہ رہی تھی کہ ہر چیز میں ہے۔ میری ساری حیا اب جیسے دور ہو چکی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ میں تو کب سے تیار ہوں، اگر تم یہ خوش ذائقہ تحفہ چکھنا چاہتے ہو تو کھا سکتے ہو، اور اس کی آنکھوں میں التجا اور خواہش کو دیکھ کر میں نے فوراً سب کچھ ہٹا کر اسے خود کو پیش کر دیا۔ وہ میرے حسن کا دیوانہ ہو گیا اور اس نے میرے چہرے کے ہر نقوش کو اپنی محبت سے چوم لیا، اور پھر ہم دونوں ایک ایسے رشتے میں بندھ گئے جس کی خواہش مجھے شدت سے تھی۔ وہ میرا بھی پہلا تجربہ تھا اور اس کا بھی، اس لیے وہ لمحہ ہماری توقعات کے مطابق شاید بہت خاص اور رومانوی نہ رہا، مگر اب ایک دیوار ٹوٹ چکی تھی اور میرے دل کو یقین تھا کہ اب ہمارا یہ ساتھ، یہ قربت بار بار ہوتی رہے گی۔ میں اس کے گھر سے واپس آئی تو امی نے میرے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے جھوٹ بول دیا کہ میں خالہ کے ساتھ باتیں کرنے لگ گئی تھی اور مجھے وقت کا احساس نہیں رہا۔ کچھ ہی دن بعد زہرا ہمارے گھر آئی تو میں نے اسے اپنی اور عارض کی پوری داستان سنا دی، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اس نے میری بات کو توجہ سے سنا اور پھر میں نے عارض سے فون پر بات کی، جس پر اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ رات کو 1 بجے میرے گھر آ جانا، جب سب لوگ سو جائیں گے تو ہم آرام سے، اطمینان سے اور پوری تسلی سے ایک دوسرے کو وقت دے سکیں گے۔ اور پھر ویسا ہی ہوا جیسا عارض نے کہا تھا۔ میں رات کے 1 بجے چوری چھپے اس کے گھر پہنچی۔ اس نے باہر کا دروازہ کھلا رکھا تھا۔ میں نے ہلکا سا دھکا دیا تو وہ کھل گیا اور وہ صحن میں میرا انتظار کر رہا تھا، بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ عارض نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تیزی سے گھر کے اندر لے گیا۔ اس رات عارض نے جو طریقہ اپنایا اس نے میرے دل و جان کو ہر طرح سے خوش کر دیا۔ اس کی محبت، اس کی نزاکت اور اس کی توجہ نے میرے وجود کو چھو لیا، اور اس نے 2 بار میرے دل کی خواہش کو پورا کیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے آج عارض کوئی خاص ویڈیو دیکھ کر آیا تھا یا کسی ماہر دوست سے تربیت لے کر آیا تھا۔ اس نے پہلی ملاقات کی سادگی کو ختم کر کے اس رشتے میں ایک نئی گہرائی اور رومانس بھر دیا تھا، اور میں بھی اس کی محبت کے اس انداز سے بے حد خوش ہوئی۔ اب ہماری ملاقاتیں تقریباً ہر دوسرے دن ہونے لگیں اور ہم دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مکمل طور پر غرق ہو چکے تھے۔ ہر ملاقات ہمیں ایک دوسرے کے قریب تر لے آتی تھی، مگر محبت کی داستانیں ہمیشہ خوشگوار انجام تک نہیں پہنچتی۔ ایک دن میرے گھر والوں کو ہمارے اس خفیہ تعلق کا علم ہو گیا اور مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ عارض کو وہ کچھ نہیں کہا گیا کیونکہ غلطی ساری میری تھی، میں ہی رات کے اندھیرے میں اس کے گھر جاتی تھی، مگر گھر والوں نے مجھے بہت مارا، مجھ پر غصہ کیا اور میرے لیے اس دنیا کے تمام دروازے بند کر دیے۔ میرے گھر والوں نے فوراً میری شادی کر دی تاکہ میں بدنامی سے بچ سکوں۔ میں چپ چاپ اپنے نئے سفر کی طرف چلی گئی، لیکن دل میں عارض کی یاد اور محبت ہمیشہ زندہ رہی۔ شادی کے تقریباً 6 ماہ بعد میری دوبارہ عارض سے ملاقات ہوئی۔ یہ ایک اتفاق تھا، اور پھر ہمارا فون پر رابطہ بھی بحال ہو گیا، اور میں اپنی نئی زندگی کے باوجود پرانی محبت کی پکار پر بے اختیار اس سے ملنے چلی گئی۔ شادی کے بعد بھی ہماری کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ ہم ایک دوسرے سے مل کر خوب ایک دوسرے کی دلجوئی کرتے تھے اور محبت کا اظہار کرتے تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا نیا گھر، نیا رشتہ میرے لیے زیادہ اہمیت اختیار کرتا گیا، اور پھر مجھے ایک خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی جس نے میری زندگی کو ایک نئی سمت دے دی۔ بیٹی کے پیدائش کے بعد میری ترجیحیں بدل گئیں، میرے خیالات میں ایک ٹھہراؤ آ گیا، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ اب نہ میری عارض سے کوئی ملاقات ہوتی ہے اور نہ ہی میں ان پرانے جذبوں اور کاموں میں دوبارہ لوٹنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ میرا دل اب میرے گھر اور میری بیٹی میں لگ چکا تھا۔ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں انجینئر ہونے کی وجہ سے مجھے پنجاب کے تقریباً ہر شہر میں ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے نزدیکی شہر پرماننٹ میری ذمہ داری میں ہے، جن میں مرید کے بھی شامل ہے۔ میرے فون کی گھنٹی بجی، دیکھا تو میرے دوست صادق کی کال تھی۔ صادق ایک سیکیورٹی کمپنی میں جاب کرتا ہے اور مختلف کمپنیوں کو سیکیورٹی گارڈ فراہم کرتا ہے۔ اس کی کال اٹینڈ کی تو کہنے لگا، یار ساحر ایک چھوٹا سا کام کر دے۔ میں نے کہا کام اگر ہونے والا ہوگا تو ضرور کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا، یار ایک لڑکی ہے، شبنم نام ہے، میرے ایک جانے والی فیملی سے ہے، یار اس سے انشورنس کروا لے، اس کا منتھلی ٹارگٹ پورا ہو جائے گا۔
मैंने कहा नहीं यार, इंश्योरेंस मुझे पसंद नहीं और मैं ऐसे चक्रों में भी नहीं पड़ता, सॉरी यार। लेकिन तुम बताओ कि तुम बिलावजा इतनी हमदर्दी क्यों कर रहे हो इस लड़की से? तो बोला यार उसकी माँ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसे फंसाने के चक्कर में हो। मैंने कहा क्या बात है, लड़की छोड़कर उसकी माँ के पीछे पड़े हो? वो बोला यार तुम्हें तो पता है मुझे आंटियां ज़्यादा पसंद है और लड़कियों के नखरे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। फिर बोला चल इतना कर दे कि 2-4 दिन इसे वादे पर रख के तुम इंश्योरेंस करवाओगे, बाद में न करवाना, सिर्फ एक हफ्ता इसको हैंडल कर ले। मैं बोला ठीक है, तुम इसे मेरा नंबर दे दो, मैं डील कर लूँगा। इसकी कॉल बंद हुई तो कोई 3 घंटे बाद ही एक PTCL नंबर से कॉल आ गई। फ़ोन अटेंड किया तो लड़की की आवाज़ थी। मैंने कहा जी फरमाएं, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? वो बोली मुझे सादिक ने आपका नंबर दिया है और बताया है कि आपने इंश्योरेंस करवानी है। मैंने कहा मैडम मुझे इंश्योरेंस करवानी तो नहीं, लेकिन सादिक ने पर्सनल रिक्वेस्ट की है कि इंश्योरेंस करवा लो। आप मुझे डिटेल बता दें, अगर मुझे आपकी ऑफ़र अच्छी लगी तो ज़रूर करवा लूँगा। लेकिन आप मुझे कॉल कल कर लें, अभी ड्राइव कर रहे हो। इसने कहा ठीक है सर, मैं कल किस वक्त कॉल करूं? मैंने कहा आप मुझे अपने नंबर दे दें या एक मैसेज कर दें, कल मैं जैसे ही फ्री होऊंगा कॉल कर लूँगा। और मुझे लाहौर में अपने ऑफिस की लोकेशन बता दें, मैं चक्कर भी लगा लूँगा। वो बोली सर नंबर मैं आपको मैसेज कर देती हूँ, लेकिन मेरा ऑफिस लाहौर में नहीं मुरीद के में है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा मुरीद के चक्कर लगता रहता है। आप मुझे ऑफिस की लोकेशन मैसेज कर दे, मैं गुजरते हुए आपसे मिल लूँगा। ये कहकर मैंने इसे खुदा हाफिज कहा और फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद इसने अपने मोबाइल नंबर से मुझे ऑफिस का एड्रेस मैसेज कर दिया। अगले 2 दिन मैंने जानबूझकर इसे कॉल नहीं की और चौथे दिन इसकी कॉल आ गई। मैंने इससे माजरत किया और कहा कि मैं बहुत मसरूफ़ था इसलिए भूल गया। इसने कहा सर प्लीज़ आप इंश्योरेंस करवा लें। तो मैंने कहा कि मेरी इंश्योरेंस पहले ही कंपनी की तरफ से हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपके ऑफिस चक्कर लगा लूँगा और अगर अच्छा पैकेज हो तो ज़रूर करूँगा। मुझे इसकी आवाज़ अच्छी लगी थी और आवाज़ से अंदाज़ा होता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 साल की होगी, इसलिए मेरी दिलचस्पी बढ़ रही थी। अब मैं सोच रहा था कि इसे किसी तरह उसके ऑफिस से बाहर मिलूँ, तब मिलूँ जब इसके ऑफिस में कोई ना हो, क्योंकि ऑफिस में तो और लोग भी होंगे और मैं खिलकर बात नहीं कर सकूंगा। अगले दिन जुमेरात थी और मुझे कुछ ज़रूरी काम से सादिक से मिलना पड़ गया। मैंने सादिक को कहा कि यार मैं लड़की को दोस्ती करने लगा हूँ, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो। वो बोला मुझे भला क्या एतराज़ होगा, अब बेशक इससे दोस्ती कर लो। अगले दिन मैं प्रोग्राम बना चुका था कि मुझे शबनम को कैसे डील करना है। चुनांचे मैंने इसे कॉल की और कहा कि इतवार को मैं मुरीद के आ रहा हूँ एक काम के लिए, मुझे मालूम है कि आपको छठी होगी, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे किसी कैफ़े या रेस्टोरेंट में मिलकर तफसील बता दें तो मैं कुछ सोचूं, वरना मैं इतना बिजी हूं कि हो सकता है इसके बाद काफ़ी दिन में मुरीद के ना आ सकूं। इसने कहा सर इस तरह शायद मैं ना मिल सकूंगी, क्योंकि इतवार को घर के काफ़ी काम होते हैं और शायद अम्मा भी ना जाने दें। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सोच लें, अगर इरादा बन जाए तो मुझे कॉल कर जीगा। इसने ओके के कर फ़ोन बंद कर दिया। मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि वो इतवार को मिलने आ जाएगी। जुमा इसकी कॉल नहीं आई, लेकिन हफ्ते को आ गई। इसने मुझे बताया कि इसने अम्मा से कोई बहाना करके आना है, तो आप प्लीज़ ई जाइएगा। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे जगह और टाइम बता दें, कहाँ मिलेंगी, मैं पहुंच जाऊंगा। इसने मुझे एक स्टॉप का नाम बताया और कहा कि मैं वहां से इसे पिक कर लूं और गाड़ी में है आपको समझा दूंगी, क्योंकि मुरीद के में कोई भी ऐसा अच्छा होटल नहीं जहां हम बैठकर बात कर सकें। मैंने इसे कहा कि शायदर्रा से मुरीद के जाते हुए मुरीद के से पहले एक होटल है, वहां हम बैठकर बात कर लेंगे। इसने ओके कर दिया तो मैंने कॉल बंद की। इतवार को 2 बजे दोपहर मैंने शबनम को मुकर्ररा स्टॉप से पिक किया। मेरी तवक्को के हिसाब से खूबसूरत लड़की थी, कद 4 साल 4 फुट की थी, लेकिन आवाज़ बहुत कमाल की थी। इसे पिक करके इस होटल में आ गए जिसके बारे में इसे बताया था। होटल में इसे मैंने अपनी फैमिली और बच्चों की तफसील बताई तो इसने मुझे कुछ पैकेज बताए। इस दौरान मैंने इसके मना करने के बावजूद खाने का ऑर्डर कर दिया। खाना खाने के बाद मैं अपने मतलब की बात पर आ गया। मैंने इसे कहा कि मिस शबनम, सच्ची बात है कि मुझे उनमें से कोई पैकेज पसंद नहीं आया और ना ही मैं इंश्योरेंस लेने के मूड में हूँ। आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो दिल में ख्वाहिश थी कि आपके साथ खाना खाऊं और थोड़ी गुपशप कर लूं।
मैं मुइज़्ज़त चाहूँगा कि मैंने आपसे झूठ बोला। मेरा आज मुरीद के में कोई काम नहीं था, सिर्फ आपके लिए आया। मुझे पता है आप एक अच्छी लड़की हो और शायद अगर मैं डायरेक्ट आपको लंच की ऑफर करता तो आप न मानती, इसलिए झूठ बोला। इसने मेरी तरफ देखा और बोली, सर आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैंने इससे एक दफ़ा फिर मुआफ़ी मांगी और उससे कहा कि मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, लेकिन आपकी आवाज़ ने पता नहीं किया जादू किया है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। इसने कहा, सर आप शादीशुदा हैं और मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकती। मैंने इसे कहा कि मैं इसे कभी धोखा नहीं दूंगा और अपनी दोस्ती निभाऊंगा, प्लीज़ वो मान जाए। इसने मुझे मना कर दिया। मैंने इसे कहा कि वो आराम से सोच ले, फिर मुझे बता दे। मैं अब इसे कॉल नहीं करूंगा, अगर उसका दिल मान जाए तो वो मुझे कॉल कर सकती है। इसने कहा, सर ये नहीं हो सकता। तब मैंने इसे वापस ड्रॉप किया और घर आ गया। शबनम एक आम सी लड़की थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं, बस दो खूबियां थीं। इसमें एक आवाज़ बहुत अच्छी थी, दूसरी 21 साल की जवान लड़की थी और मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। इसके बाद मैंने इसे कॉल नहीं की और ना ही 4-5 दिन इसकी कॉल आई। फिर एक दिन इसके नंबर से मुझे मिस कॉल आई। मैंने कॉल बैक की तो बोली गलती से डायल हो गया है। मैंने भी ओके के कर कॉल काट दी। रात को इसकी फिर मिस कॉल आ गई, लेकिन अपनी बेगम के पास होने की वजह से इसे कॉल ना कर सका। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो मान गई है, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो रही, इसलिए सुबह इसे कॉल की तो फिर बोली, सर वो गलती से डायल हो गया था। मैंने इसे कहा, शबनम मुझे पता है कि तुम्हारा दिल मान गया है, पर तुम अपनी जुबान से कहना नहीं चाहती, लेकिन प्लीज़ इकरार कर लो ताकि मुझे भी करार आ जाए। इसने कहा, सर आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे। मैंने कहा, शबनम अगर तुम्हें धोखा देना होता तो अपनी फैमिली के बारे में कभी ना बताता। तुम मुझे अच्छी लगी हो और एक बात पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, इसलिए कभी ऐसा सोचना भी नहीं। अलबत्ता एक अच्छे दोस्त की हस्त से कभी धोखा नहीं दूंगा। तो वो बोली, क्या हम सिर्फ दोस्त होंगे? मैंने कहा, अगर तुम सिर्फ दोस्त बनना चाहती हो तो मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मैं दोस्त से ज्यादा चाहता हूँ, लेकिन जब तक तुम दिल्ली तौर पर खुद से नहीं मिसनोगी मैं दोस्ती की हद से आगे नहीं जाऊंगा। इस बोला, ठीक है हम सिर्फ बात किया करेंगे, आपको क्या हसरत दीनी है ये मैं बाद में सोचूंगी। इस तरह हमारी मोबाइल पर बात शुरू हुई और काफी दिनों तक चलती रही। फिर एक दिन इसने मुझे बताया कि कल 4 जनवरी को इसकी बर्थडे है। मैंने इसे कहा कि कल हम लंच साथ में करेंगे और तुम्हारी बर्थडे मनाएंगे। वो बोली कल मैं ड्यूटी पर होंगी, इसलिए दोपहर को मुश्किल है और शाम को अम्मा ने घर में मेरे लिए स्पेशल खाना बनाना है, इस वजह से बहुत मुश्किल है। मैंने इसे कहा कि तुम ऑफिस से छुट्टी कर लो और अम्मा से कहना कि ऑफिस मीटिंग के लिए बास के साथ लाहौर जाना है। इस तरह दोनों अतराफ मतमियन हो जाएंगे। वो हंस कर बोली, आपका दिमाग बहुत चलता है। अगले दिन मैंने इसे मुरीद के से पिक किया, मेरे साथ मेरा ड्राइवर शकील भी था। शबनम को लेकर मैं लाहौर रेस्टोरेंट आ गया, जहां मैंने पहले ही खाने के लिए सीट रिजर्वर करवाई हुई थी और केक का ऑर्डर भी किया हुआ था। हमने केक काटा और खाना खाया, बचाया हुआ खाना और केक मैंने शकील के लिए पैक करवा लिया। इसके बाद हम एक मॉल में गई, जहां से मैंने शबनम के लिए गिफ्ट खरीदा। इस दौरान मैंने शबनम के साथ कोई ऐसी बात नहीं की जिससे इस लगे कि मैं इसमें दिलचस्पी ले रहा हूं, बल्कि मैंने इसे छुआ तक नहीं। इसके बाद शाम को इसे घर ड्रॉप किया और मैं वापस लाहौर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में ही उसकी कॉल आ गई। वो बहुत खुश थी, कहने लगी, साहिर मैं सुबह बहुत कन्फ्यूज थी कि पता नहीं आपके साथ जाऊं या नहीं, आप कैसा रवैया रखोगे, लेकिन आपने मेरा एतमाद बढ़ा दिया। आपने मुझे छूने तक की कोशिश नहीं की, हालांकि मैंने जब कभी किसी के साथ फ्री होकर बात की इसने मुझे छूने की कोशिश की। आज आपने मुझे जीत लिया। मैंने कहा, शबनम मैंने तुम्हें पहले दिन कहा था कि मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें हाथ तक न लगूंगा, फिर ये कैसे हो सकता है कि मैं अपना वदा तोड़ देता। वो बोली, साहिर अब बहुत अच्छे हो, आज आपने मुझे जीत लिया है। फिर इस तरह बात करते हुए मैं घर के नज़दीक पहुंच गया तो इसे खुदा हाफिज के कर फोन बंद कर दिया। शकील मेरी तरफ देखकर मुस्करा रहा था, फिर बोला, बास लगता है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। मैं इसे देखकर मुस्करा दिया। अब मुझे दूसरे राह में खेलना था और वो था कि शबनम को राजी कैसे किया जाए। काफी सोचने के बाद मेरा दिमाग एक मंसूबा बना चुका था, अब इस पर अमल करना था, लेकिन बहुत प्लानिंग के साथ। शबनम से रोजाना बात होती रहती थी, अब वो काफी फ्रैंक हो चुकी थी और मैं मजाक मजाक में इसे अपने इज़्दिवाजी किस्से सुना देता ताकि इसका माइंड बन जाए और मेरा प्लान काम भी कर रहा था।
10 दिन बाद एक दिन शबनम ने मुझे काफ़ी कॉल्स की, लेकिन मैंने ना तो इसकी कॉल अटेंड की और ना ही उसके मैसेजेस का जवाब दिया। अगले दिन मैंने इसे कॉल की तो वो मुझसे लड़ना शुरू हो गई कि मैं कॉल बेशक अटेंड ना करता, कम अज़ कम मैसेज ही कर देता। तो मैंने इसे कहा कि यार मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि कल मेरी बर्थडे थी और मैंने बच्चों से वादा किया था कि अपनी बर्थडे पर उन्हें दादी के घर लेकर जावेगा। चनाचा सुबह जब उठा तो वो मेरे लिए सरप्राइज लिए खड़े थे और मजबूरना मुझे उनके साथ चकवाल अपनी अम्मा के घर जाना पड़ा। और एक तो वहां सिग्नल नहीं आते, दूसरा बेगम सारा दिन साथ थी, इसलिए रिप्लाई नहीं कर सका। वो चौंक कर बोली कि आपकी बर्थडे थी और आपने मुझे बताया तक नहीं। मैंने कहा यार मुझे खुद याद नहीं था तो तुम्हें क्या बताता। वो बोली अब आपको इसकी सजा मिले। मैंने कहा वो क्या? तो बोली अब कल लंच मेरे साथ मेरी तरफ से करेंगे। मैंने कहा अच्छा जी, तो फिर मुझे गिफ्ट क्या मिलेगा? वो बोली क्या गिफ्ट चाहिए, अब मेरे साथ चलें, जो कहेंगे खरीद लेंगे। मैंने कहा ने शबनम अगर गिफ्ट देना है तो मुझे वो दो जो चीज़ मैंने जीती है बाजार से, तो मैं खुद भी खरीद सकता हूँ। वो परेशान होकर बोली जनाब वो क्या चीज़ है? तो मैंने कहा तुमने खुद ही कहा था कि मैंने तुम्हें जीत लिया है, तो अब तुम मेरी हुई ना। वो हंस कर बोली अच्छा जी, बड़ी याददाश्त तेज़ है। मैंने कहा जी जनाब। वो बोली तो जनाब मैं तो तैयार हूँ, लेकिन आपने खुद ही कहा था कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। मैंने कहा जनाब शादी नहीं कर सकता, लेकिन प्यार तो कर सकता हूँ ना, अगर कोई हम पर एतबार करे तो। वो बोली एतबार तो इतना है कि आप हुक्म करें तो अभी सब कुछ छोड़कर आ जाऊं। मैंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं कि तुम मेरी खातिर अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे लिए आ जाओ। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम मुझे खुद को प्यार करने दो। मैंने कहा जी मुझे फेस टू फेस मुलाकात करनी है, अगर तुम्हारा दिल माने तो ये मेरी बर्थडे का गिफ्ट होगा, वरना मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। वो बोली यार ये कैसे हो सकता है, आप मेरे घर ने आ सकते, मैं आपके घर ने जा सकती, फिर कैसे मुलाकात होगी? मैंने कहा हम किसी होटल आराम ले लेते हैं। तो वो बोली नहीं होटल नहीं, मुझे एविटलों से बहुत डर लगता है। मैंने कहा ओके, तुम मेरा गिफ्ट तैयार रखो और कल रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। ये कहकर फोन बंद हो गया। अब मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं, होटल में वो राजी नहीं और घर उसको ला नहीं सकता। तब मैंने सादिक को कॉल की और सारी सूरत हाल बताकर मशवरा मांगा। तो वो बोला साहिर यार ये तो कोई मसला नहीं, एक बंदा शायदर्रा में मेरे पास इसे के देता हूं, वो घर खाली करवा देगा, इसे 500 दे देना, वो बच्चों को लेकर कहीं पार्क में चला जाएगा। क्या बात है सादिक, तो ने तो सारा मसला ही हल कर दिया। इस रात मैंने बेगम को काम का बहाना बनाकर सादिक के घर रुक गया और घर में इससे बात नहीं हो सकती थी और हमारी मैसेज पर बात शुरू हो गई और ये भी कह दिया कि अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो मुझे बेशक मना कर दो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। वो बोली नहीं, आप बस इतना वादा करें कि सिर्फ प्यार करेंगे। मैंने कहा वादा कि अगर तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें टच तक नहीं करूंगा। फिर मैंने इसे कहा कि ओके अब मैं मैसेज नहीं करूंगा। तो वो बोली इतनी जल्दी? मैंने कहा हाँ यार तैयारी करनी ही, सुबह मुझे गिफ्ट मिलना है। अगले दिन मैंने शकील को ड्यूटी से छुट्टी दी और गाड़ी खुद ही ड्राइव करके मुरीद के गया। शबनम सड़क पर खड़ी थी और उसके साथ उसकी माँ भी थी। इसकी माँ इसे छोड़ने आई थी। इसने अपनी माँ से मुझे अपना बास के कर तारुफ करवाया और माँ को बताया कि इसे मीटिंग के लिए बास के साथ लाहौर एड ऑफिस जाना है। शबनम को पिक करके मैं शायदर्रा आ गया। सादिक मुझे शायदर्रा मोड़ पर मिल गया। इसने मुझे घर की चाबियां दी और एड्रेस समझाया। सादिक को देखकर शबनम ने पूछा इसे पता है ये सब? मैंने कहा हाँ, वो मेरा दोस्त है और उससे मैं कुछ न छुपाता और ना वो कुछ छुपाता है। वो मेरी बात सुनकर मतमुईन हो गई। सादिक ने घर का एड्रेस बड़ी अच्छी तरह समझा दिया था। चनाचा मैंने गाड़ी सीधी घर काफ आगे खड़ी की। घर किया था एक छोटा सा क्वार्टर था जिसमें फ्रंट पर सहन, फिर बिरामदे और पीछे एक कमरा था। बिरामदे में ही एक तरफ बाथ बनाया हुआ था और बिरामदे के आगे पुराने से पर्दे लटक रही थे। कमरे में एक पुराना सा सोफा था और एक पुराना सा डबल बेड था। बेड के साथ एक जस्ती पैटी पड़ी हुई थी। शबनम अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। मैं उसके सामने खड़ा हुआ और बोला जनाब पहले मुझे बर्थडे तो विश कर दें फिर बैठ जाना। वो बोली कैसे विश करूं? विश सीने लगाकर वो शर्मा रही थी। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो इसने मुझे सलाम देने वाले स्टाइल में हाथ मिलाया।
शहनाई की गूंज और चांदनी रातों की तरह हसीन इस कहानी को सुनने वाले तमाम दिल वालों को खुशामदीद। ये महज एक दास्तान नहीं, बल्कि दो रूहों के दरमियान बिछ जाने वाले एक ऐसे अनोखे रिश्ते का राज है जिसकी खुशबू हर बंधन को पार कर गई। हमारे हीरो का नाम है आदिल, जिसकी शख्सियत में एक कहकशां सी आबाद थी, और हीरोइन है माह जबीं, जिसकी आंखें जैसे दो खामोश गजलें हों। माह जबीं का शौहर अरसलान, जो अपने काम के सिलसिले में शहर से दूर था, उसकी अदम मौजूदगी ही उस खामोश तूफान का पेश खैमा बनी जो माह जबीं के दिल में बहुत पहले से सर उठा रहा था। आदिल, अरसलान का गहरा दोस्त, जब भी माह जबीं को देखता था, उसकी निगाहें एक बेनाम चाहत और गैर मशरूत अकीदत का इजहार करती थीं, गोया उसे अपने आसमान का सबसे चमकता सितारा बनाकर अपने कल्ब की गहराइयों में बसा लेना चाहता हो। वो अरसलान से कहीं ज्यादा ज़हीन, पुरकशिश और दिलकश था, और माह जबीं का दिल भी छुप छुप कर उसकी जानिब एक ना समझ आने वाली कशिश महसूस करने लगा था। उस दिन दोपहर के मध्यम पहर दरवाजे पर एक नागहानी दस्तक हुई। माह जबीं को फौरन एहसास हो गया कि ये कौन हो सकता है, क्योंकि आदिल की पुरजोश और बेचैन निगाहें उसे कभी भी बेफिक्र नहीं रहने देती थीं। दिल की धड़कनें एक अजीब सी आहट पर रक्स करने लगीं। उसने धीमी आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से एक भारी मगर मधुर आवाज आई, भाभी जान, मैं आदिल हूँ। पहली बार भाभी जान का लफ्ज सुनकर माह जबीं के दिल की रफ्तार तेज तरीन हो गई। इस लफ्ज में एक ऐसा जज्बाती रिचाव था जो हजारों अनकही बातों को एक ही पल में बयान कर रहा था, जैसे वो जबान से कुछ कह रहा हो और दिल से किसी और हकीकत का इकरार कर रहा हो। माह जबीं ने फौरन दरवाजा खोल दिया। इसने जानबूझकर अपने चेहरे पर हल्की सी उदासी और निकाहत तारी की, जैसे वो किसी तकलीफ में हो। वो निहायत धीमे लहजे में बोली, मेरी कमर में शदीद दर्द है, आज सुबह से तबीयत बोझल है, समझिए कि एक पल का भी आराम नहीं मिला। आदिल का चेहरा फौरन तशवीश से भर गया। उसने इंतहाई नरमी और एहतियात से जवाब दिया, अगर आप इजाजत दें तो मैं दर्द कम करने वाला खास मरहम लगा देता हूँ। इससे दर्द फौरन गायब हो जाएगा और आपको सुकून मिलेगा। इसकी बात सुनकर माह जबीं की सांसों की रफ्तार बेकाबू हो गई। उसकी प्यासी आंखें आदिल की बातों के पीछे छुपे हुए हकीकी मानी को खूब समझ रही थीं, और इसका अपना दिल भी इसी खामोश दावत का ख्वाहिशमंद था। वो बस एक सर हिलाकर खामोश रही और आदिल अंदर आ गया। कमरे का पुरअसरार माहौल यकदम तब्दील हो गया, जैसे किसी ने हवा में खुशबू का जादू कर दिया हो। आदिल ने मरहम निकाला, उंगली पर थोड़ा सा लगाया और माह जबीं के बिल्कुल करीब बैठ गया। उसका चेहरा माह जबीं के इतना करीब था कि आदिल की गर्म सांसें माह जबीं की गर्दन और कानों को छू रही थीं। ये कुर्बत, ये लम्हा एक बरक़ी रो की तरह माह जबीं के पूरे वजूद में दौड़ गया था। जैसे ही आदिल ने माह जबीं की कमर पर मरहम लगाना शुरू किया, उसके दिल की धड़कन एक तबले की थाप बन गई जो अब बेकाबू हो चुकी थी। आदिल की उंगलियों का लम्स, जो कभी हल्का दबता था और कभी थोड़ा गहरा, ब्राह रास्त दिल की अनकही तारों को छेड़ रहा था। माह जबीं ने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर लीं और अपने होंठों को काट लिया ताकि कोई बेइख्तियार सिसकी बाहर न निकले। आदिल ने बिल्कुल सरगोशी के अंदाज में कहा, भाभी जान, लगता है मरहम अपना काम कर रहा है ना? उसकी मुस्कुराहट और इसकी लबरेज निगाहें हर लम्हा माह जबीं को खुद पर काबू पाने से रोक रही थीं। वो बाहर से खामोश थी, मगर अंदर से उसका पूरा वजूद एक आग की तरह पिघल रहा था। आदिल की बेबाक उंगली कभी नीचे की तरफ जाती और कभी कमर के कुछ ऊपरी हिस्सों पर, गोया वो मरहम लगाने से ज्यादा किसी ममनुआ हद को पार करने की कोशिश में था। माह जबीं ने इरादतन आदिल का हाथ पकड़ना चाहा, मगर इस जादुई लम्स की तासीर ने उसे रोकने की ताकत न बख्शी। कमरे में इस वक्त सिर्फ उन दोनों की तेज होती सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। आदिल मजीद करीब आया और निहायत आहिस्तगी से उसके कान में बोला, मैं जानता हूँ आपका दिल भी इसी ख्वाहिश को छुपा रहा है, बस एक बार जबान से कह दें भाभी जान। माह जबीं ने पलटकर उसकी आंखों में देखा और इसे आदिल की निगाहों में वही शदीद प्यास और चाहत नजर आई जो वो पहले भी महसूस कर चुकी थी।
वो कुछ न बोली, बस अपनी शर्मो हया में डूबी आंखें झुका लें। आदिल ने मरहम साइड टेबल पर रखा और मजीद करीब आ गया। अब इन दोनों के बीच सिर्फ एक सांस जितनी दूरी बाकी थी। माँ जबी की उंगली बेइख्तियार आदिल के हाथ से जा लगी और इसे लगा जैसे इसे शदीद करंट का झटका लगा हो। उसने दबी आवाज में सिर्फ इतना कहा, आदिल। आदिल ने एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बस भाभी जान, अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। कमरे की हवा अब शिद्दत से गर्म हो चुकी थी। दरवाजा अंदर से मजबूती से बंद था। शौहर की अदम मौजूदगी एक खामोश इजाजत दे रही थी और माँ जबी और आदिल एक ऐसे मोड़ पर आ चुके थे जहाँ से वापस मुड़ना तकरीबन नामुमकिन था। आदिल ने मरहम एक तरफ रखा और ब्राह रास्त माँ जबी की आंखों में देखने लगा। उसकी निगाहें ऐसी थीं जैसे वो माँ जबी के पूरे वजूद का मुताला कर रहा हो। वो खामोश थी, बस अपने होंठ ताट कर अपने जज्बात पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आदिल ने फिर सरगोशी की, भाभी जान, आप बोलते क्यों नहीं? आपके चेहरे की सुर्खी पर तो सब कुछ लिखा हुआ है। इस लम्हे माँ जबी के लिए अपने आप को संभालना बेहद दुश्वार हो रहा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में गूंज सुनाई दे रही थी। उसने बस अपना दुपट्टा कुछ और संभाला और पलटकर आदिल को देखने लगी। आदिल आहिस्तगी से उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसके हाथ माँ जबी की कमर पर जाकर थम गए थे। माँ जबी एक पल के लिए हैरत और खौफ में थी, मगर अगले ही लम्हे उसने अपनी आंखें बंद कर लें, गोया इसने मुकाबलत के लिए हथियार डाल दिए हों। आदिल ने एक हल्की सी शरारती मुस्कुराहट के साथ पूछा, अभी दर्द कम है या मैं इसे और गहरा कर दूं? माँ जबी के होंठों पर एक नाजुक सी मुस्कुराहट उभरी, मगर उसने कोई जवाब न दिया। उसकी आवाज की नरमी, उसके लम्स का जादू, हर चीज माँ जबी के अंदर घूम रही थी। कमरे में सिर्फ एक मध्यम लैंप की रोशनी थी और इस रोशनी में आदिल का चेहरा और भी ज्यादा वाज़े और हसीन लग रहा था। वो आदिल की हर हरकत को शिद्दत से महसूस कर रही थी। जैसे ही आदिल ने अपने दोनों हाथ माँ जबी की कमर पर रखे, उसने एक गहरी सांस अंदर खींच ली। उसने धीमी सी आवाज में कहा, आदिल, और आदिल ने बगैर किसी ताखीर के फौरन जवाब दिया, बस भाभी जान, मैं तो यहीं था, सिर्फ आपके लिए। माँ जबी को लगा जैसे वक्त वहीं थम गया हो। आदिल का हाथ आहिस्तगी से नीचे की जानिब बढ़ रहा था और माँ जबी का पूरा जिस्म उसके लम्स से नर्म पड़ता जा रहा था। इसने एक बार फिर आखिरी कोशिश के तौर पर आदिल का हाथ थामकर रोकना चाहा, मगर इसके दिल के जुनून ने इसे रोक ना पाया। आदिल ने अपना चेहरा इतना करीब कर लिया कि माँ जबी उसकी हर सांस को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसकी आंखों के सामने आदिल का दिलकश चेहरा था। उसकी मुस्कुराहट एक खामोश ऐलान कर रही थी कि तुम हमेशा के लिए मेरी हो, मेरी माँ जबी। उसने अपना सर झुका लिया और इसी लम्हे वो खुद को रोकने की आखिरी कोशिश भी तर्क कर दी। आदिल ने आहिस्तगी से कहा, माँ जबी, अरसलान को कभी कुछ पता नहीं चलेगा, बस आज की इस रात को मोहब्बत की एक अनोखी निशानी बना दो। माँ जबी की उंगलियां आदिल के हाथ पर आ गईं और वो बस उसे ही देखे जा रही थी। दिल में एक खफिया डर भी था, लेकिन इस डर से कहीं ज्यादा एक पुरजोश और अनमोल खुशी थी। वक्त ठहरता जा रहा था, दरवाजा बंद था, घर की फिजा इश्क के राज छुपा रही थी। माँ जबी और आदिल एक नए सफर के दहाने पर खड़े थे। माँ जबी ने अपनी दबी हुई मुस्कुराहट के साथ बस इतना कहा, तुम्हें तो रुकना नहीं और अब मेरे अंदर कोई ताकत नहीं जो तुम्हें रोक पाए। आदिल ने जवाब दिया, फिर किस बात की देर है मेरी जान? और जैसे ही आदिल ने इसे मजबूती से अपनी तरफ खींचा, उनके बीच की तमाम सरहदें मिट गईं। उनकी ये दास्तान एक खूबसूरत और हसीन मोड़ पर दाखिल हो चुकी थी, जहां मोहब्बत और जुनून की एक नई दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। ये वो रात थी जब माँ जबी ने अपने दिल की तमाम खामोश ख्वाहिशात को आदिल के गर्म आगोश में पनाह दी और इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी रोमांटिक कहानी रकम की जो उनकी जिंदगियों में हमेशा के लिए नक्श हो गई।